नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह कार्यक्रम ताज होटल में चल रहा है। मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मोदी सरकार के 9 सालों में किए गए सभी कार्यों की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि उनका एक सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक के सर पर एक छत, पक्का मकान, जिसमें सारी जो मॉडर्न सुविधाएं, शौचालय, गैस कनेक्शन, ये सब होने चाहिए। तो आप हमारे आंकड़े देखें तो 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए। पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको यहां पर आप सबके सामने न केवल प्रस्तुत किया है, बल्कि आप सबके सामने उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध भी करा दी गई होगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप उसको एक बार अवलोकन करेंगे तो पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में अलग अलग सेक्टर जो अभी भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हम लोगों के संज्ञान में ना आया हो, या किन्हीं कारणों से आप लोगों ने या किसी ने उसको टच करने में थोड़ा कहीं भी अगर वो हुआ हो, तो उसको फिर अलग से आप नए सिरे से उसको आम जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। और वही सपा विधान परिषद की दोनों सीटों पर हार हो चुकी है। सपा के दोनों प्रत्याशियों के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, और इसको लेकर सपा प्रवक्ता हसन चांद ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। कि समाजवादी पार्टी भले विधान परिषद का चुनाव हार गई है, लेकिन जिस लड़ाई को लड़ने का काम नेताजी ने किया था, मान्यवर काशीराम जी ने किया था, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई, उस विचारधारा को मजबूत करने का काम, उसका संदेश देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन 2 पिछड़े और दलित प्रत्याशियों को उतार के किया था। और समाजवादी पार्टी नेताजी और मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए उसी रास्ते पर चल के 2024 का चुनाव जीतने जा रही है। इस हार में भी समाजवादी पार्टी की जीत। राम जन्मभूमि अयोध्या को धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी संवारा जा रहा है। अलग अलग तरह की खेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे कि पर्यटक अयोध्या की ओर आकर्षित हो सके। और इसी कड़ी में प्रदेश के बालू घाट पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत ये की गई है, और इसको सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट भी किया जा रहा है। कमिश्नर गौरव दयाल बताते हैं कि लोगों की तरफ से फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। डिमांड को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। राम जन्मभूमि अयोध्या को धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी संवारा जा रहा है। अलग अलग तरह के खेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे पर्यटक अयोध्या की ओर आकर्षित हों। इसी कड़ी में प्रदेश के बालू घाट पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई, जिसको सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। कमिश्नर गौरव दयाल बताते हैं कि लोगों की तरफ से फीडबैक अच्छा मिल रहा है। डिमांड को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत एक अयोध्या एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की गई है, और उसी के अधीन बहुत सारी गतिविधियां यहां पर संचालित की जाएंगी। आज आप लोगों ने देखा कि यहां पर पैरा मोटर ग्लाइडिंग का हम लोगों ने संचालन प्रारंभ कराया है, और ये बहुत ही रोमांचक एक स्पोर्ट है। और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो जितने भी हमारे पर्यटक हैं जो बाहर से आते हैं, और जो हमारे लोकल पर्यटक हैं, यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं अयोध्या के, इन सब के लिए एक नई चीज़ होगी, एक नया अनुभव होगा, और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए नया अट्रैक्शन भी होगा। वो रात को रुकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय बताएं अयोध्या में, इस प्रकार का हम लोगों का प्रयास है। तो ये एक गतिविधि है। इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी स्पोर्टिंग इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पर्यटक आएँ, रुकें, अयोध्या को समझें, देखें। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग टेकअप कर रहे हैं। तो ये एक पैरा मोटर ग्लाइडिंग एक नई तरह की एक गतिविधि है, नया स्पोर्ट है।
कुछ हमारे अन्य शहरों में भी ये चीज़ हो रही है, बनारस में भी एक एजेंसी द्वारा इसको किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक अनुभव आप सबको मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयोग सफल रहे। पैराग्लाइडिंग के अलावा एडवेंचर से जुड़े और कुछ क्या इवेंट्स और होने वाले हैं, जैसे कि आप? देखिए, इसको अभी ओपन एंडेड रखा है हम लोगों ने। कोई अगर एजेंसी आती है और ये ऑफर देती है एडीए को कि हम इसको एंगेज करना चाहते हैं, तो हम लोग एक सिंपल एमओयू करके उनको अनुमति दे रहे हैं ताकि वो लोग आएँ यहाँ पर और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लोगों को उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का एक मौका दें। तो इसके साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कितनी इसकी वजह से कितनी डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक नई गतिविधियाँ प्रारंभ करने का भी मतलब नहीं है। बट मुझे उम्मीद है जिस तरह का इनको अभी फीडबैक मिल रहा है यहाँ से और सोशल मीडिया पर ये लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फीडबैक है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझको। तो ग्रेजुअली ये जो एजेंसीज को एंगेज किया गया है एडीए द्वारा, इनके ही द्वारा प्रस्तावित और भी कुछ गतिविधियां हैं, उसकी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं, तो वो लोग प्रॉपर अनुमति प्राप्त करके उसको प्रारंभ कर सकेंगे। इसी तरह से वाटर स्पोर्ट्स क्लब भी हम लोगों ने सेटअप किया है और उसमें भी हम लोग ऐसी एजेंसी जो वाटर स्पोर्ट्स में एक्सपर्टीज रखती हों और जो उसमें इच्छुक हो चलाने के लिए, उनको हम लोग एंगेज करके और वो एक्टिविटीज़ भी हम लोग प्रमोट करेंगे। तो वो भी सतत प्रक्रिया है और वो हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। वीसी जो विशाल हैं हमारे साथ, वीसी एडी हैं, ये भी ऐसी एजेंसीज को खोज रहे हैं जो इसमें एक अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्ट लाएं और उसको यहाँ पर संचालित करें। पैराग्लाइडिंग अन्य बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी रेल लाइन परियोजना अब एक कदम और आगे ये बढ़ गई है। उत्तराखंड में चल रहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि ये परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर से ही होकर ये गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को तय समय पर धरातल पर उतारने के लिए रेल विकास निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। हिमालयी क्षेत्र के विषम भूगोल में तैयार हो रही ये परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर से ही होकर गुजरेगी। ये जो टनल है हमारी, जो सबसे फर्स्ट टनल इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग की यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ से अभी हम एंटर किए हैं। ये जो स्ट्रेच है हमारा, जो पैकेज 1 है, दैट इज़ 10.85 किलोमीटर। मेन टनल भी है, एस्केप टनल भी है, और हम इसको 4 साइड से इसको एक्सवेट कर रहे हैं। एक एक्सेस हमारा इधर है जहाँ पे हम अभी हैं, एक यहाँ से 10 किलोमीटर पे है एडिट 1, अनदर 10 किलोमीटर पे हमारा जहाँ पे एग्जिट है टनल का। सो हम जो टनलिंग जो एक्सवेट कर रहे हैं वो 4 प्लेसेस से कर रहे हैं। और जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिटिकल बनाता है। जो हम लोगों ने यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, लाइक लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए हैं। यहाँ पे जेट ग्राउटिंग जो वो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, उसके बाद हमने इसको पाइप प्रूफ मेथड से रिप्लेस किया है। बट जो इसकी जो प्रोग्रेस है, जो हमने सॉइल में एक्सपेक्ट की थी लाइक 24 मीटर, नाउ हम जो अचीव कर रहे हैं दैट इज़ up approximately 3 times, and in the peak we can say 108 meter we have also achieved in soil, which is I think जो कि पूरा वर्ल्ड में आप मानिए रिकॉर्ड ही होगा, मोस्टली किसी ने अचीव नहीं करी होगी। इस रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे रेल विकास निगम द्वारा मिलकर किया जा रहा है। साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन के काम में कई निजी कंपनियां भी लगी हुई हैं। इस परियोजना के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर शिवालिक हिमालयाज में ये शुरुआत हुई है इस प्रोजेक्ट की। टोटल मिला के ये 125 किलोमीटर है, जिसमें से 105 किलोमीटर इसका अलाइनमेंट टनल के अंदर से ही जा रहा है। तो करीब 85% ये टनल के अंदर है, केवल स्टेशनों पर और ब्रिजेस पर ये बाहर निकल रहा है। तो और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो जियोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो फ्रेजाइल है और वो अनप्रिडिक्टेबल है। 1-1 किलोमीटर में, 10-10 मीटर में, 15-15 मीटर में जियोलॉजी ही बदल जाती है। तो इसलिए उसको सपोर्ट सिस्टम हमें लगातार बदलना पड़ता है। तो सपोर्ट सिस्टम अगर एक जैसा हो तो हम एक बार में उसको डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर वो लगातार जियोलॉजी बदल रही है तो उसके लिए सबसे दिक्कत की बात है कि प्रोग्रेस उसमें कम हो जाती है। बेसिकली जहाँ पर हमारे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग पाइप रूफिंग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। पाइप रूफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जहाँ पर एक्सकेवेशन से पहले, खोदने से पहले हम लोग
लंबे लंबे करीब 12-12 मीटर लंबे पाइप जिनकी 114 mm की जो उसकी वो होती है दीवार होती है, उनको डालते हैं 12 मीटर लंबे। उसका पूरा अम्ब्रेला एक छाता सा बना लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें खुदाई शुरू करते हैं। उसके बाद जब हम 8 मीटर तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर 4 मीटर का जो एक ओवरलैप लेके फिर हम 12 मीटर डालते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इससे प्रोग्रेस बहुत कम हो जाती है और टनल को गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता, खत्म ही हो जाता है एकदम से। इस रेल लाइन के तैयार हो जाने और इस पर परिचालन शुरू होने के बाद से ऋषिकेश से कई तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। यह पूरी परियोजना पहाड़ों पर बन रही है। इसके लिए 2024 तक की डेडलाइन सेट कर दी गई है। टाइमलाइन ये जो है 19-20 में शुरू हुआ था, इसको हमें 2024 तक ख़त्म करना है। बीच में कोविड की वजह से बहुत हमें एक सेटबैक मिला है, करीब करीब 1 साल हमारा इसमें बर्बाद हुआ है। तो उसकी वजह से फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अपने टाइम पर 2024 दिसंबर तक इसको पूरा करें। कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं इसमें, बट हम अभी तक वही टारगेट लेके चल रहे हैं। सभी संबंधित इकाइयां तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई हैं। इस परियोजना से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो रहा है। और गोरखपुर में खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत 2000 मीटर के रोइंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक से सम्मानित किया गया। और इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भी खिलाड़ियों के बीच में मौजूद रहे और उनके हौसलों को देखते हुए बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए वो नजर भी आए हैं। इस दौरान जीते हुए खिलाड़ियों ने मीडिया से भी बातचीत की है, बताया कि यह बहुत ही अच्छा काम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और खिलाड़ियों को आगे और खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कैलकाटा से विमेन सिंगल स्कल रिप्रेजेंट कर रही थी और मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैं 500 मीटर्स इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आज आपने गोल्ड पाया है, कैसा लग रहा है? आपके लिए कैसा रहा गोरखपुर? ये काफ़ी अच्छा था और ये मंच बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इतना बड़ा जगह और रोइंग को भी इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि पहली बार रोइंग यूनिवर्सिटी गेम्स में हो रहा है। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने जो ये व्यवस्था किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। मेरा नाम स्वीटी नैन है और मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैंने लाइट वुमेन सिंगल स्कल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उड़ीसा में प्रैक्टिस करती हूँ और अभी मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। खेलो इंडिया से कितना बढ़ावा मिलता है खिलाड़ियों को? कोई भी कंपटीशन हो बढ़ावा हर उससे कंपटीशन से मिलता है खिलाड़ियों को, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए कंपटीशन ही होता है जो कुछ होता है। तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और हमें बहुत मतलब सब कुछ हर जगह सपोर्ट मिला। आपको गोरखपुर और रामगढ़ताल अगर बात करें रोइंग के लिहाज से अगर देखा जाए आगे इन फ्यूचर इंटरनेशनल कंपटीशन हो सकता है, बहुत अच्छा है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे सब चीजों में डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे भी इन फ्यूचर इंटरनेशनल होगा, ये कंफर्म है।